नमस्कार साथियों, मैं केपी सर आपका स्वागत करता हूं ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैं आपको इसी चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और करंट जीके पढ़ाने आया हूं। साथियों, पॉलिटिकल साइंस और करंट जीके दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर किसी कंपटीशन में, हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों ऐसे सवाल हैं कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दें, बैंकिंग कंपटीशन को छोड़ दें, तो बाकी आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो टीचर भर्ती हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, करंट जीके और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान और करंट अफेयर्स, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से हर हाल में आपके सवाल उठेंगे, प्रश्न उठेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सामान्य जीवन की बात करें, एक सामान्य इंसान की बात करें तो भी उसके लिए जरूरी होता है, और अगर हम वैसे बात करें तो भी उसके लिए जरूरी होता है। साथियों, अपने टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं, कहां से लिए गए, कैसे किए गए, इन तमाम बातें हमें करनी है। आखिर होते क्या हैं मूल अधिकार, क्यों जरूरी है, क्या इनकी परिभाषा है, ये तमाम तरीके की बातें हम करेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इन दो सब्जेक्ट में मैं निश्चित रूप से ये घोषणा कर सकता हूं, मैं केपी ये आपके सामने एक दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको, अगर आप मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये करंट जीके और पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा तैयार करवा दूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकार। मूल अधिकार क्या है? साथियों, आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि मूल अधिकार जो हैं मूल अधिकार समझने का प्रयत्न करें। साथियों, मूल अधिकार क्या है, कहां से इनका जन्म हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। आप ध्यान दें साथियों, मैं हर एक टॉपिक में आपको कम से कम 50 से 100 के बीच सवाल देके जाऊंगा। आप अगर मेरी एक क्लास देख लेते हैं, गलती से भी देख लेते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि 50 से 100 सवाल मैं आपको देके जाऊंगा। जहां से जैसे शुरुआत करते हैं, मूल अधिकारों का जन्म कहां हुआ, सबसे पहला सवाल यही है कि मूल अधिकार आखिर कहां से पैदा हुए। तो आपका जवाब हो जाएगा, अब आप मुझसे प्रश्न करोगे कि मूल अधिकार होते क्या सर, पहले परिभाषा तो बताइए, फिर आप सवाल करोगे सर कितने हैं, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि वो है क्या और कहां से आई है। तो सबसे पहला इनका जन्म कहां से हुआ, दूसरा है इनकी परिभाषा क्या है, आखिर किन्हें हम मूल अधिकार कह सकते हैं। तो देखना, जन्म इनका हुआ था 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में, और ब्रिटेन का एक राजा था जॉन किंग। साथियों, हुआ क्या था, ब्रिटेन का राजा जॉन किंग एक यात्रा पर था, यात्रा कर रहा था, एक स्थान आया, यहां के लोगों ने राजा की सवारी को रोक लिया, राजा की सवारी को चारों तरफ से घेर लिया और अपने लिए कुछ हक मांगने लगे, जिन्हें कालांतर में हमने मूल अधिकार का। याद रखना, इतिहास का, पूरी दुनिया के इतिहास का यह पहला अवसर था जब किसी स्थान के लोगों ने अपने लिए हक मांगे थे। आपको याद दिला दूं, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो शासन व्यवस्था आई थी वो राजतंत्र था। साथियों, राजतंत्र था जिसमें राजा होता था और उसी के द्वारा बनाए गए नियम सब पर लागू होते थे, चाहे वो अच्छे थे या नहीं थे। राजतंत्र में लोगों के हक की कहीं बातें नहीं की जाती थी, इसलिए ये पहला अवसर है जब लोगों ने अपने लिए हक मांगे। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जॉन किंग के द्वारा कुछ हक एक कागज पर लिख के दिए गए, जिन्हें मूल अधिकारों का, उस कागज को मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों, आप यहां से मुझसे फिर प्रश्न करेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा 1215 में ब्रिटेन के जॉन किंग द्वारा उस स्थान के लोगों को जो अधिकार कागज में लिख के दिए गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो पहला सवाल तो ये होगा, अब देखो, एक सवाल से कैसे कैसे सवाल बना सकते हैं। साथियों, ध्यान दें, आजकल की कंपटीशन एग्जाम में पहले की तरह प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले सीधा आता था मूल अधिकार कितने हैं, कहां से लिए गए। नहीं, आजकल ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। अब सवाल से सवाल कैसे निकलेगा, देखो इस एक लाइन में कितने सवाल हैं। मूल अधिकार, या जिसे हम अधिकार कहते हैं, देने वाला पहला शासक कौन बना, जॉन किंग बना भाई। कहां का था, ब्रिटेन का था भाई।
कब? बोले 1215 में। मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ये जो जॉन किंग ने अधिकार दिए उन्हें हम क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा कहते हैं। एक लाइन में कितने सवाल आए? 4 सवाल आए। दूसरा है कि परिभाषा क्या है। मैं आपको इतिहास में लेके चलूंगा कि मूल अधिकारों का इतिहास क्या है। केवल आपने यहां इतनी सी बात की, परिभाषा क्या है। बहुत अच्छी परिभाषा बता रहा हूं साथियों, ध्यान सुनेंगे। किसी भी राज्य, सरकार या किसी अन्य संगठन, राज्य, सरकार या अन्य संगठन द्वारा प्रदान किए गए व्यक्ति के अनुल्लंघनीय अधिकार, राज्य, सरकार या अन्य संगठन द्वारा प्रदान किए गए व्यक्ति के अनुल्लंघनीय अधिकार, अर्थात आप इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुल्लंघनीय का मतलब यह है कि आप इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसे अधिकार जो या तो कोई राज्य दे सकता है, या कोई सरकार दे सकती है, या कोई अन्य संगठन दे सकता है, लेकिन आप इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। इनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता। इन्हीं अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात राज्य द्वारा, सरकार द्वारा, अन्य संगठन द्वारा दिए गए अनुल्लंघनीय अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता, मूल अधिकार कहलाते हैं। अब आप मुझसे फिर प्रश्न करोगे कि सर अगर हम इनका उल्लंघन नहीं कर सकते तो एक सीमा में बंध गए। बिल्कुल सही जवाब है भाई, सीमा में बंध गए। लेकिन अगर हम सीमा में बन जाएंगे तो विकास कैसे होगा? यह भी बात तो सही है। तो साथियों मैं आपको एक अपनी भाषा का एग्जाम्पल देके समझाता हूं। समझ लीजिए ये आपका खेत है भाई, खेत, ठीक है भाई, खत नहीं है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए, ये ना, खत नहीं है, ये खेत है। मान लो आपका ये खेत है, ये आपके खेत की 4 दीवारी या सीमा जिसको अपन कहते हैं। साथियों आप अपने इस खेत में क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, ठीक है भाई। आप क्या कर सकते हैं? मकान बना सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप अपने खेत में आग लगा लो भाई, ये लो, आपको कोई रोकेगा क्या? आपका जवाब आएगा नहीं सर, कोई नहीं रोकने वाला आपको, क्योंकि ये आपका खेत है। लेकिन क्या किसी भी मान लो आपने अपने खेत में गुलाब की खेती करी है, आपने अपने खेत में क्या किया? गुलाब की खेती कर ली भाई, गुलाब। तो क्या आप इस सीमा से बाहर जा सकते हैं? सीमा क्रॉस कर सकते हैं क्या? आपका जवाब आएगा नहीं सर। आप कुछ भी करें, खेती बाड़ी करें, खेत में घर बनाएं, खेत में आप डांस करें, है ना, या फिर आप खेत में कुछ भी करें, एनी हाउ, लेकिन आप खेत की सीमा को क्रॉस किसी भी कंडीशन में किसी भी तरफ से नहीं कर सकते। जब आप क्रॉस नहीं कर सकते तो क्या आप सीमित हैं? नहीं, आप सीमित हैं केवल अपनी सीमा के बाहर जाने के लिए, सीमा के अंदर तो सीमित नहीं है। समझ लीजिए यही आपके मूल अधिकार है। ये जो आपके खेत की 4 दीवारी है, ये जो आपकी जमीन की 4 दीवारी है, समझ लीजिए यही आपके मूल अधिकार है। तो क्या आप असीमित हैं? यस, असीमित है? नहीं, दोनों बातें, क्योंकि आप यहां से बाहर तो नहीं जा सकते, तो सीमित हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है? असीमित है। यही हमारे मूल अधिकार है। अब साथियों मूल अधिकारों के इतिहास की बात करते हैं। मूल अधिकारों का इतिहास, किसके इतिहास की बात कर रहा हूं? मूल अधिकारों, क्योंकि मूल अधिकारों का जन्म कहां हुआ? अपने पास आ गया, ब्रिटेन में। अब इनका इतिहास क्या है, कहां से लिए गए, कहां से क्या हुआ? सबसे पहले तो देखो ब्रिटेन में तो इनका जन्म हुआ। मूल अधिकारों का जन्म कहां हुआ? ब्रिटेन में। दूसरी बात अगर हम करें तो सबसे पहले मूल अधिकार लिखित रूप में कहां दिए गए? तो वो दिए गए हैं सर फ्रांस में। कहां दिए गए हैं? फ्रांस में। आपको बता दूं 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और बता दूं फ्रांस की क्रांति दुनिया में एक उदाहरण पेश करती है, क्योंकि इस फ्रांस की क्रांति में उस समय वहां का शासक था लुई, माइक्रोफोन लिख देता हूं, जिसको 16वां कहा जाता था। 16वां, लुई 16वां वहां का शासक था। साथियों आपको बता दूं इस क्रांति के बाद फ्रांस में लोगों को मूल अधिकार दिए गए। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां के शासक लुई 16वें को लोगों के अधिकारों के हनन के कारण, लोगों, ध्यान से सुनना, लोगों के अधिकारों के हनन के कारण फांसी दे दी गई थी। साथियों देखिए क्या आपके अधिकार कितने जबरदस्त हैं कि अगर आपके अधिकारों का हनन कोई करता है। ये उस समय की बात है जब
लिखित रूप से लोगों के पास अधिकार नहीं थे, दुनिया में संविधान लागू नहीं हुए थे। आपको बता दूं 1778 ईस्वी में दुनिया का पहला संविधान लागू हुआ था, अमेरिका का बनकर तैयार हुआ था पहला संविधान 1778 ईस्वी में अमेरिका का। लेकिन साथियों आपको बता दूं अमेरिका के संविधान में तब मूल अधिकार नहीं थे, आगे चर्चा करेंगे। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब आए? 1791 ईस्वी में है मेरे साथियों। तो फ्रांस में 1789, देखिए 1791 से पहले 1789 में लुई सोल्वे को फांसी पे लटका दिया गया लोगों के अधिकारों के हनन के कारण। उसके बाद अमेरिका में 1791 में 10 संशोधन किए गए अमेरिका के संविधान में, जिन्हें बिल ऑफ राइट कहा जाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट कहा गया। और यहां से अमेरिका के लोगों को अधिकार दिए गए। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई देश। सवाल ध्यान से देंगे, मूल अधिकारों का जन्म कहां हुआ? पहला सवाल बोले ब्रिटेन में, कब? 1215 मेगना कार्टा, ध्यान आपको। उसके बाद लिखित रूप में सबसे पहले कहां दिए गए? फ्रांस में 1789 ईस्वी में। अब यहां से सवाल सुनेंगे, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं किस देश के संविधान में सबसे पहले मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, अगर मैं यह प्रश्न आपसे करूं किस देश के संविधान में, आप जवाब दे देना यूएस से। संवैधानिक रूप से सबसे पहले उल्लेख कहां है? अमेरिका के संविधान में, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला लिखित जो संविधान है, सबसे प्राचीन और पहला, देखिए जो पहला हो अपने आप ही प्राचीन हो जाएगा। भाई आज अपने संविधान को लागू कब हुआ? बोले सर 1950 में। और अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? 1791 में, सॉरी बनकर 1778 में, 89 में लागू। तो अब देखो पुराना ये है, ये है। ऑब्वियसली ये अमेरिका का संविधान ही पुराना है ना, तो समझेंगे बात को। लिखित रूप में मूल अधिकारों को देने वाला पहला देश संवैधानिक रूप से अमेरिका है, लिखित रूप से फ्रांस है, जन्म ब्रिटेन में हुआ। अब बात करें हम यूएनओ की, आपने नाम तो सुना ही होगा, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। साथियों एक व्यक्ति था एलेनोर रूजवेल्ट, एलेनोर रूजवेल्ट। इस एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई वैश्विक स्तर पर मूल अधिकारों की बात के लिए। और एलेनोर रूजवेल्ट की समिति की सिफारिश पर 1948 ईस्वी में यूएनओ ने 10 दिसंबर को, याद रखेंगे, एलेनोर रूजवेल्ट समिति की सिफारिश पर यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब यहां से देखो कितने सवाल हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब से? 1948 से। किसके कारण? यूएनओ के कारण। किस समिति की सिफारिश पर? एलेनोर रूजवेल्ट समिति की सिफारिश पर। यह तो था साथियों मूल अधिकारों में दुनिया का इतिहास। मैं अभी भी भारतीय संविधान में नहीं आया हूं। साथियों आप मेरी बात ध्यान से सुने, यहां आपको ज्ञान का अड्डा जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको केवल जो एक रेगुलर तरीके से होता है वैसे नहीं पढ़ाया जाएगा। शायद आपने इतनी बातें नहीं सुनेंगे, आप बहुत सारे चैनल देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करेंगे आप, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो आप रोक नहीं सकते। कहते हैं ना सच्चाई छुपे छुपती नहीं है, नहीं छुप सकती। मैं नहीं कह रहा, आप देखिए तो सही। एक बार देखेंगे, बोले देखो एक बार देखो, बार बार देखो, देखने की चीज है हमारा दिल रुबा जानी हो। समझ रहे ना बात को? देखोगे भाई, हाँ, तो ये वो बात ही नहीं है। तो समझना बात को। केवल मैं अभी तक तो इतिहास में चलाऊं, अभी भारतीय इतिहास आना बाकी है, आप समझें, उसके बाद चलेंगे। आप इतनी देर से उतावले हो रहे हो, सर 6 मूल अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लेकर। अरे ये तो सबको पता भाई, ये मुझे भी पता है, आपको पता, फिर पढ़ेंगे क्या? यही जो आपको पता वही पढ़ाऊंगा, फिर आप ये कहोगे सर ये तो अच्छा नहीं हुआ है, चल झूठे। ऐसे नहीं ना, सुनो बात को। ये इतिहास की बातें। अब अपन आते हैं भारतीय इतिहास में। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब की गई, आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं अगर चाहें तो। सुनिए, सबसे पहले 1895 ईस्वी में भारत में मूल अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने करी थी भाई। और साथियों जब जब तिलक का नाम लिया जाएगा, आप में एक जोश आना चाहिए था, एक जज्बा आना चाहिए था, और एक लाइन आपके सामने आनी चाहिए थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा देने, ऐतिहासिक नारा, सदियों सदियों का नारा, जिसे तिलक ने अजर अमर कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। यह नारा देने वाला व्यक्ति कौन है?
तिलक एक विधेयक लाया गया था, सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद समय समय पर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मांग करी है, कांग्रेस ने अलग अलग अधिवेशनों में मांग करी है, गांधी जी ने 1931 के गोलमेज सम्मेलन में मांग करी है, बहुत बार एनी बेसेंट ने मांग करी है, बहुत बार अलग अलग समय से भारतीय संविधान में मांग की गई। अब देखो संविधान बनने की बारी आती है, सुनेंगे। संविधान बनना शुरू हुआ तो संविधान सभा में एक समिति बनाई गई, मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे सवाल पूछा जाए कि संवैधानिक रूप से या संविधान सभा में मूल अधिकार, क्योंकि संविधान सभा में 22 समितियां थी साथियों, बीच में याद दिला रहा हूं। उन 22 समितियों में कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। तो एक समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकार समिति। इस समिति में अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसी के साथ अब भारतीय संविधान बनना तैयार हुआ है। तो अपन आते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से क्या है, क्या चीजें करी गई हैं, ये सारी चीजें अपन शुरू करते हैं। मूल अधिकार टॉपिक शुरुआत अब करने जा रहे हैं अपन, सुनेंगे बात को। पहला प्रश्न, कहां से लिए गए मूल अधिकार? कहां से लिए गए? आपका जवाब हो जाएगा सर यूएसए से। ये जो मैं 5-6 लाइनें लिख रहा हूं, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये 6 या 7 सवाल हैं आपके सामने। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए के संविधान में। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि किस भाग में रखे गए हैं, किस भाग में रखे गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा संविधान के भाग 3 में। अगला सवाल होगा कि अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब अगला सवाल हो जाएगा कि इनकी प्रवृत्ति कैसी है? तो इनकी प्रवृत्ति है जी नकारात्मक। प्रवृत्ति कैसी है? नकारात्मक। प्रकृति कैसी है भाई इनकी? तो ये वाद योग्य है जी, वाद योग्य हैं। अर्थार्थ अनुच्छेद 13 कह रहा है, अर्थात अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम वाद विवाद कर सकते हैं। तो देखिए कितने सवाल हैं। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से सवाल नंबर 1। किस भाग में? 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रवृत्ति नकारात्मक, क्योंकि जहां सजा देने का प्रावधान, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया, वाद योग्य होने का मतलब क्या है कि मामला सरकार के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, न्यायपालिका में जाएगा। अब न्यायपालिका में जाएगा तो तय है कोई न कोई एक पक्ष गुनहगार होगा, और अगर गुनहगार है तो न्यायपालिका सजा देगी। और मेरे साथियों, सजा देना कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। बार बार मैं एक बात कहता हूं जब भी मैं लेक्चर देता हूं, इंसान जो है और भगवान में क्या फर्क होता है साथियों? फर्क सिर्फ इतना सा है कि इंसान सजा देने में यकीन नहीं, ये सजा देने में यकीन रखता है, भगवान सजा देने में यकीन नहीं रखता। अगर भगवान ने सजा देने में यकीन रखा होता तो मेरे प्यारे साथियों हम अब तक मर गए होते। आप अपने आप से पूछिए क्या क्या कांड आपने किए अपनी लाइफ में, किए नहीं किए? अब कह दोगे सब सर ये कांड तो बड़ा गलत शब्द है। भाई गलत कैसे बताओ? सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने कांड नहीं किए? वो तो बड़े शौक से बोलते हो कि हम सुंदर कांड का पाठ करवा रहे हैं घर में। मैं कौन से कांड की बात कर रहा हूं? मैं तो इसी कांड की बात कर रहा हूं। आपकी मर्जी है, कहां जाते हो भाई? नहीं समझ रहे क्या बात को? सोच सकारात्मक रखो। मूल अधिकार तो नकारात्मक है, लेकिन हमें तो सकारात्मक रहना। हालांकि देखो आजकल मामला उल्टा चल रहा है। अब कोविड में नकारात्मक आए तो बच गए हैं, और सकारात्मक आए तो गए काम से। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे वाले कोविड-19 साथियों। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। तो प्रकृति क्या है इनकी? वाद योग्य, विवाद करेंगे तो भाई नकारात्मक हो गए अपने आप ही। भगवान सजा देता, इसीलिए वो भगवान है। देखिए आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, गुनाह करता है तो ऊपर की तरफ देख के क्या कहता है? जान दो, यस। लेकिन जब सामने वाला गुनाह करता है तब क्या कहता है? नहीं नहीं आज ही करेंगे इसका तो फैसला, सजा आज ही होनी चाहिए। भाई हम जब गुनाह करते हैं तो सजा की मांग नहीं करते, अगला गुनाह करता है तो सजा की मांग करते हैं। इसीलिए हम इंसान हैं और वो भगवान है।
इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि वो गुनाह करने वाले के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है और गुनाह ना करने वाले के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। हम में इतना फर्क है। चलो ठीक है, बात हो गई। अब भारतीय संविधान में आते हैं। भारतीय संविधान में कितने अधिकार थे? तो देखो भाई, आप पूछोगे सर कुल कितने मूल अधिकार थे? तो सुनो, मूल अधिकार कितने थे अपने पास? कितने थे कुल? आपके जवाब आ जाएंगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से। तो अपने पास मूल अधिकार थे भाई। अब यहां से बहुत सारे सवाल बना रहा हूं फिर से। 7। पहले कितने मूल अधिकार थे? 7। आज कितने मूल अधिकार हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा सर 6 मूल अधिकार है। अब मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे जहां से अपने मूल अधिकारों की शुरुआत करनी है। ये है भाई अपने मूल अधिकारों की अपन बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार जो अपने हैं। ये 6 मूल अधिकार आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले 7 थे, अब 6 लिखे हुए हैं। देखो मैं क्रम से लगा रहा हूं। ये मैंने अनुच्छेद इसलिए नहीं लगाए ताकि आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। जैसे अब देख रहे हैं मुझे, अगर देख रहे का मतलब ये होता है, एक तो ये होता है कि आप देख रहे हैं और एक सच में देख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं मूल अधिकार और सोच रहे हैं कुछ और, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसलिए मैंने ये नहीं लगाया। अगर आप सच में देख रहे हैं तो सबसे आपके दिमाग में आ जाएगा पहला मूल अधिकार कौन सा है? बोले ये लो भाई, समानता का मूल अधिकार है, पहला है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद लिख देंगे भाई, 14 से 18 तक है, बात खत्म। दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? आप अपने आप आपके दिमाग में आएगा भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है। यहां मेरा एक प्रश्न है साथियों आपसे, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, आपका जवाब निश्चित रूप से गलत आएगा। आप अपने आप जवाब दें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कई लोग इतने बड़े होते हैं कि कमेंट बॉक्स में जवाब देने लायक नहीं समझते खुद को। बड़े लोग हैं भाई, खुद को खुद का जवाब दे। सुनेंगे, बोले कि पहले स्वतंत्रता जरूरी है समानता। मेरा प्रश्न है आपसे कि पहले समानता ज्यादा जरूरी था या स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी थी? अब आप बोलोगे सर पहले स्वतंत्रता जरूरी थी, इसका मतलब भारतीय संविधान निर्माताओं ने तो गलत कर दिया काम, या फिर कांड हो गया है। अब ये लंका कांड हुआ है, उत्तरकांड हुआ है, अयोध्या कांड हुआ है, रावण, कौन सा कांड है भाई? गलत कर दिया देखो इन्होंने। लेकिन साथियों गलत नहीं किया है, भारतीय संविधान बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया, गलत नहीं किया है। एक बात बताओ, आपको एक कमरे में बंद कर दें, बोले भाई तू स्वतंत्र है, घूम आराम से, तो क्या वो स्वतंत्रता जरूरी है? या आपको इंसान के रूप में इंसान समझा जाए वो ज्यादा जरूरी है? आपको बता दूं, भारतीय इतिहास में हम थोड़ा सा लेके चलो तो ध्यान से सुनेंगे। भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था थी साथियों, आगे चर्चा करेंगे। किसी भी देश के जो अधिकार बनाए जाते हैं वो उस देश की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हमारे देश में जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें 4 वर्ण होते थे। सबसे बड़ा जो होता था ब्राह्मण वर्ग होता था, दूसरा उसके बाद क्षत्रिय वर्ग होता था, तीसरा वैश्य वर्ग होता था, चौथा साथियों शूद्र वर्ग होता था। आपको बता दूं इतनी भयंकर व्यवस्था थी। शूद्र वर्ग जो था वो निम्न वर्ग माना जाता था, अछूत वर्ग माना जाता था। इसकी आगे चर्चा करने वाले हैं हम थोड़ी ही देर में। उस वर्ग से कोई ब्राह्मण अगर प्यासा मर रहा है और अगर शूद्र उसको पानी पिला रहा तो वो प्यासा मर जाएगा, लेकिन उसके हाथ से पानी नहीं पिएगा। आज की नहीं बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, ये बात है तब की जो वर्ण व्यवस्था थी। तो उसके लिए स्वतंत्रता थी या समानता? वो स्वतंत्र तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि एक इंसान को बचा सके। सोचो अगर वो समान होते तो ब्राह्मण को मरने देता क्या? ब्राह्मण मरता क्या? नहीं ना। इसीलिए पहले क्या जरूरी थी? समानता। यार कम से कम इंसान को इंसान तो समझा जाए, बाद में देखेंगे स्वतंत्र है या नहीं है। चलिए भाई, पहला मूल अधिकार समानता का हो गया, दूसरा स्वतंत्रता का हो गया। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? देखो 14 से 18 आ गया, 19 से 22 आ गया और यहां 23 से 24 आ गया। 2 उसके बाद 5 चौथे अधिकार की हम बात करें तो यह अपना है चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद हो जाएगा 25 से 28। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का, तो 5वां अधिकार अपना है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद हो जाएगा 29 से 30। और छठा जो अपना मूल अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, केवल एक अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32। अब यहां आपके सवाल है, क्या क्या सवाल है? पहले देखो अपने पास मूल अधिकार थे भाई 7,
यही बता देता हूं थोड़ा सा। पहले मूल अधिकार कितने थे? 7 मूल अधिकार थे कुल, और आज के दिन कुल मूल अधिकार कितने हैं? 6। तो एक गायब कौन सा हुआ? देखो यहां घूमते घूमते आ रहे हैं अपन, एक अनुच्छेद गायब है। देखो 14 से 18, 12 में इनकी परिभाषा है, 13 में न्यायिक वाद योग्य है ये लिखा हुआ है, 14 से 18 तक समानता है, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, एक अनुच्छेद गायब है, अनुच्छेद 31। यहां अधिकार दिया गया था साथियों स्वतंत्रता का अधिकार। अब अपन चर्चा करते हैं। देखो ये मूल अधिकार है, 7 थे पहले, 6 थे, अब एक अधिकार गायब हो गया है। वो अधिकार गायब हुआ संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये अपना मूल अधिकार था तब जब 7 थे। किसमें था भाई? अनुच्छेद 31 में। अब साथियों यहां मैं आपको एक नोट दे रहा हूं, और इस नोट को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इस अकेले नोट में कम से कम 7 सवाल मिलेंगे। बनाते हैं 7 सवाल, देखो आपको मजा आएगा पढ़ने में, सुनने में, अगर सुन रहे हो तो। कैसे थे? देखो सवाल बना रहा हूं। पहले कितने मूल अधिकार थे? 7। अब कितने हो गए? 6। कौन सा गायब हुआ? संपत्ति का। देखो एक सवाल कौन सा, कितने हो गए? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कौन सा है? गायब कौन सा हुआ? संपत्ति का मूल अधिकार। किस अनुच्छेद से गायब हुआ? 31 से। ये चौथा सवाल है। लेकिन गायब किया किसने? संशोधन तो हुआ होगा ना। तो एक संविधान संशोधन है 44वां। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया अनुच्छेद 31 से, लेकिन हटा दिया फिर रखा भी होगा, कहीं कुछ बदल के भी रखा होगा, तो बिल्कुल रखा है। तो संपत्ति का जो अधिकार है अब किस रूप में है? कानूनी रूप में। पहले मूल अधिकार था और अब किस रूप में है? कानूनी रूप में। मूल अधिकार था, अब किस रूप में है? कानूनी रूप में। और कानूनी रूप में जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 300A में। अब देखो सवाल कितने, दोबारा से इस एक नोट की बात कर रहा हूं। ये एक नोट आपको जो दिखाई दे रहा है, इस एक नोट में 7, 8, 9 कितने सवाल बनाए। देखो पहले कितने मूल अधिकार? 7। अब कितने? 6। कौन सा हटा? संपत्ति का। किस अनुच्छेद से? 31 से। किस संविधान संशोधन से? 44वें से। कब? 1978 में। किस रूप में लागू है आज के दिन? कानूनी रूप में। किस अनुच्छेद में? 300A में। गिन लो ये सारे सवाल है। ये मूल अधिकारों का एक सामान्य सा परिचय था। अब आज हम शुरुआत जिस अधिकार की करने वाले हैं वो अपना अधिकार रहेगा, पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। सुनेंगे साथियों, समानता का अधिकार ये पहला मूल अधिकार है। इससे पहले हमने जो चर्चा करी थी वो मैं आपको सामने पुनः एक बार हल्का सा दोहरा देता हूं, सुनेंगे। मूल अधिकारों की परिभाषा क्या है कि किसी भी व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार कहलाते हैं। किस जगह इनका जन्म हुआ हमने चर्चा करी, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ। सबसे पहले लिखित रूप में फ्रांस में दिए गए। किस देश के संविधान में दिए गए? तो अमेरिका के संविधान में दिए गए। भारतीय संविधान में कब आए? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। प्रकृति न्यायिक वाद योग्य है, सकारात्मक है, ये सारी चीजें। अब यहां से इतिहास में थोड़ा सा और चले तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो 6 मूल अधिकार हैं, हम जैसे जैसे इनका अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे वैसे वैसे हमारे सामने चीजें आती जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें समानता का अधिकार, तो पहला अनुच्छेद है 14। देखिए 12 में परिभाषा थी, 13 में वाद योग्य नहीं है, और 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। कहने में तो एक छोटी सी लाइन है, लेकिन देखो जब इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, अगर हम वास्तविक अध्ययन ही करें, या तो हम पढ़ लें इतना सा कि समानता का अधिकार है 14 में है, बस बात खत्म, या अगर हम इसका वास्तविक अध्ययन ही करें तो देखो क्या क्या बात आती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, अगर आपसे सवाल पूछ लूं कि अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता, या अनुच्छेद 14 जो है इस पर कितने देशों का प्रभाव है, अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर आपसे प्रश्न करूं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए विराम करता हूं, बीच में रोकता हूं खुद को, अपने आप को। सवाल क्या था कि अनुच्छेद 14 पर कितने देशों का प्रभाव है? साथियों अनुच्छेद 14 पर 2 देशों का प्रभाव है। ये जो विधि के समक्ष समानता है, ये तो है ब्रिटेन से अवतरित
मतलब कि ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। और यह विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन में किसने प्रतिपादित करी थी? एक बहुत बड़ा विद्वान था डायसी, याद रखेंगे। ब्रिटेन का जो विद्वान था, लेखक था डायसी ने ब्रिटेन में एक अवधारणा दी थी विधि के समक्ष समानता, जो कि नकारात्मक है। यह अवधारणा क्या है? नकारात्मक है जी। अब आप प्रश्न करोगे सर नकारात्मक कैसे? तो देखो, ये वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में ये असंभव सी चीज है, विधि के समक्ष समानता। भाई आप एक बात बताओ, राष्ट्रपति को हमारी तरीके से काम करने देंगे क्या? हमारी तरीके से व्यवहार करेंगे? आप राष्ट्रपति गाड़ी आ रही है, आप कहोगे चल पीछे हो जा, साइड में आ जा? नहीं ना। लेकिन नियम तो ये कहता है कि सबको बराबर व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या देश के जो बड़े लोग हैं ऐसे काम करेंगे, जैसे मान लो पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, अब वो अगर हमारी तरह चलेंगे तो वो सुबह से शाम तक ट्रैफिक में फंस गए? नहीं, उनके लिए हम सड़कें खाली करेंगे, तो संभव नहीं है ना, इसलिए नकारात्मक है। लेकिन कह रहा है इस विधि का सबको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। इस विधि का सबको क्या करना है? संरक्षण। भाई इस कानून कहते हैं ना, संविधान की रक्षा करो, कानून की रक्षा करो, तो ये सम्मान और संरक्षण सब लोग करेंगे और बराबर करें। क्या कानून प्रधानमंत्री तोड़ता है? नहीं, संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है। इसका मतलब है कि कानून का सम्मान और संरक्षण सबको करना है। ये हमने कहां से लिया जी? यूएसए से लिया, जो कि सबके लिए क्या है? बराबर। इसलिए ये तो क्या हो गया जी? सकारात्मक। और विधि के समक्ष समानता सबके लिए बराबर नहीं हो सकती, इसलिए यह क्या हो गया? नकारात्मक। तो कितने देशों का प्रभाव है इस पर? 2 देशों का प्रभाव है। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन के डायसी के प्रतिपादित संविधान से ली गई है, जो एक नकारात्मक अवधारणा है। और ब्रिटेन के यूएसए के संविधान से विधि का सम्मान व संरक्षण लिया गया, जो कि एक सकारात्मक अवधारणा है। अगली में लाइन में हम बात करते हैं, सुनेंगे, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कि राज्य द्वारा क्या क्या नहीं किया जाएगा। अब साथियों एक चीज आपको बीच में बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुने तो एक चीज आप नोटिस करना कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। इसमें जितनी भी बातें हम करेंगे वो केवल और केवल समानता के रूप में करेंगे। उनका टारगेट क्या होगा? समानता ही होगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा है 7वीं क्लास का, उससे किसी भी चीज का निबंध लिखवाएं, बच्चा निबंध हमेशा गाय का लिखता है। किसी भी चीज का निबंध लिखवाओ, गाय का ही निबंध लिखता है। आपकी तरह कोई होशियार टीचर पैदा हुए, बोले मैं आज निबंध लिखवाता हूं, देखें कैसे गाय का निबंध लिखता है। तो होशियार गुरुजी ने बच्चे को बोला बेटा तू आज कुतुब मीनार का निबंध लिख। ध्यान से सुनना कहानी को। बच्चे ने निबंध लिखना शुरू किया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये मीनार, मान लो ये मीनार है, दिखाई दे रहा है? ये मीनार एक तरफ झुकी हुई है, जिस तरफ मीनार झुकी है उसके सामने एक गौशाला है और उसमें एक गाय रहती है, और गाय हमारा चौपाया जानवर है। कहां से चला? दिल्ली के कुतुब मीनार से। कहां आ गया? गाय पे। मतलब बच्चा निबंध हर हाल में किसका लिखना है? गाय का ही लिखना है। बच्चे से कहा बेस्ट फ्रेंड का निबंध लिखो, लिखना शुरू किया। सोनू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे घर के पड़ोस में रहता है, सोनू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सोनू के घर में 2 गायें हैं, सोनू गाय का दूध पीता है, गाय हमारा चौपाया जानवर है। निबंध किसका लिखेगा भाई? गाय का ही लिखेगा। एक बात बताओ, उस बच्चे की कॉपी कहीं भी हम देख लें, पता चल जाएगा ना ये महाशय वो हैं, ये गाय वाले निबंध वाले भाई साहब हैं। कहानी का सारांश क्या था? कहानी का उद्देश्य क्या था? समझना। मतलब बच्चे का हर निबंध कहां जाके समाप्त होना है? गाय के निबंध। बच्चा हर हाल में निबंध किसका लिखेगा? गाय का। तो मेरे प्यारे साथियों, चाहे मैं अनुच्छेद 14 की बात करूं, चाहे मैं अनुच्छेद 15 की बात करूं, 16, 17, 18, कोई भी अनुच्छेद की बात क्यों ना करूं, मेरी हर बात, संविधान की हर बात केवल इन 5 अनुच्छेद में 14 से लेकर 18 तक हर हाल में कहां जाके रुकनी है? समानता पे। क्योंकि 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार की बात की गई है। इसलिए आपको कहानी सुनाई गई थी, ना कि हंसने के लिए। तो राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव का निषेध। राज्य किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब आप मुझसे प्रश्न करोगे
कि कैसे कैसे नहीं करेगा, तो सुनो भाई, कह रहा है ना तो मैं जाति के आधार पर भेदभाव करूंगा, अब किसी भी जाति से क्यों ना हो हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कह रहा है मूलवंश के आधार पर भी नहीं करूंगा। अब आप प्रश्न करोगे मूलवंश क्या होता है, तो भारतीय मूल में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मूलवंश होता है। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा कि ब्रिटेन में ये व्यक्ति भारतीय मूल का इस पद पर पहुंचने वाला पहला है, वो भारत में नहीं रह रहा है, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन अगर उसकी वंशावली निकाली जाए तो कहीं ना कहीं वो भारत से ही होता है। तो ये भारत जाति हो गया, मूलवंश हो गया। धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, किसी भी धर्म से आप संबंध क्यों ना रखते हैं। और इसके अलावा एक और जो चीज है वो है आपका जन्म स्थान के आधार पर, कि आपका जन्म कहीं भी क्यों ना हुआ। लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कई सारी बातें इसमें कर सकते हैं, मुख्यतः 4 चीजें होती हैं। जन्म स्थान को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जाति, मूलवंश, धर्म और लिंग के स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 15 कह रहा है। वैसे अगर हम और डिटेल में जाएं तो अनुच्छेद 15 साथियों 4 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इतनी सारी चीजें आपको यहां बता नहीं सकते क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा सेशन अपना हो जाएगा, फिर आपको ये बोरिंग करने लगेगा थोड़ा सा। तो कभी इसकी स्पेशल चर्चा जब हम करेंगे तो इसकी बातें करेंगे। तो ये अनुच्छेद 15 कह रहा है। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अवसर की समानता। अवसर की समानता। अब कह रहा है अवसर की समानता कैसे है, कैसे दी गई है अवसर की समानता? तो सरकारी नौकरी में, राज्य द्वारा उपलब्ध सरकारी नौकरी में, या लोक नियोजन, एक शब्द लिख रहा हूं, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। लोक नियोजन के विषय में अर्थात राज्य द्वारा उपलब्ध सरकारी नौकरी में जो भी मौका मिलेगा वो सबको बराबर रूप से मौका दिया जाएगा, कह रहा अनुच्छेद 16। लेकिन देखो ये अनुच्छेद 15 जो है ये 15(4) में है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और एक्चुअली 15(5). यहां कहा गया है जैसे जाति मूलवंश के 15(1) में कह रहा है, जाति शॉर्ट में बता देता हूं हल्का सा, जाति मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में कह रहा है होटल सिनेमा घर में भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) में कह रहा है महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करेगा। 15(4) में कह रहा है शैक्षणिक रूप से बातें करेगा। 15(5) में कह रहा है आरक्षण की बात करेगा, शिक्षा में आरक्षण की बात। तो अनुच्छेद 16.4 भी एक बात कहता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको पदों में आरक्षण दिया जाएगा। ये जो सरकारी नौकरी में जो आरक्षण होता है साथियों वो किस अनुच्छेद में देता है? 16.4 में दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 17 की हम बात करते हैं। साथियों अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता का अंत, जिसको आप छुआछूत भी कह सकते हो। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अर्थात आप किसी व्यक्ति के साथ जातिगत रूप से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ऊंच नीच, छुआछूत, ये सारी चीजें भारतीय संविधान में क्या कर दी गई हैं? बंद कर दी गई। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना, 6 महीने की सजा या दोनों भी हो सकता है। और अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत अर्थात भारत में रहने वाला व्यक्ति ना किसी प्रकार की उपाधि दे सकता है, ना किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण कर सकता है, और यहां तक कि भारत का कोई नागरिक विदेश से बाहर से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यह अपना समानता का अधिकार था। लेकिन यहां पे 2 चीजें, सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां प्रदान की जाएंगी। जो उपाधियां ना होकर उनको क्या कहा गया है? एक अलंकरण कहा गया है, पुरस्कार कहा गया है, इनाम कहा गया। सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां दी जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मूल अधिकार का एक सामान्य परिचय था। कितने मूल अधिकार थे? पहला मूल अधिकार हमने पढ़ लिया है। 1 मिनट के लिए दोहरा देता हूं। विधि के समक्ष समानता है। अब ध्यान से सुनेंगे। अगर विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, तो 15 कह रहा है भाई हम किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो अनुच्छेद 16 कह रहा है कि सबको मौका क्या मिलेगा? अवसर की समानता। मौका सबको क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। और मौका मिलेगा तो कोई ऊंच नीच अर्थात अनुच्छेद 17 नहीं रहेगा। और अगर ऊंच नीच नहीं होगा तो ना उपाधि देनी पड़ेगी ना उपाधि लेनी पड़ेगी। इसी के साथ आज के लेक्चर का दी एंड करते हैं। धन्यवाद।